Hello everyone. Today we are going to start our first chapter from class 10th, chapter 1, power sharing. So with this chapter we are going to start the tour of democracy that we started last year. यानी कि जो हमने 9th में शुरू किया था उसी का टूर हम इसमें रिज्यूम करने वाले हैं, शुरू करने वाले हैं. And we noted last year that in democracy all power does not rest with any one organ. एक organ के पास power नहीं रहती है. Our powers are divided into 3 organs and the organs are legislature, executive and judiciary. And it is very important for the designing of democracy. बहुत ज़्यादा important है हमारे democracy को design करने के लिए. Okay, so in this chapter we are going to discuss the 2 case studies of one is from Sri Lanka and another one is from बेल्जियम. 2 स्टोरीज के बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, जो कि एक है बेल्जियम से और दूसरी होगी श्रीलंका से. और हम इसमें ये देखेंगे कि पावर शेयरिंग क्यों ज़रूरी है और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि पावर शेयर जो हो रही है उसको वाइसली शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. समझदारी से पावर शेयर करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. सो व्हाट इज़ डेमोक्रेसी? It is a system in which the government of a country is elected by the people. तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है क्योंकि आपको पता ही है कि मेरी हर एक वीडियो में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ. तो इस वीडियो में भी मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी. सो ध्यान से पूरा वीडियो देखना. ओके, तो स्टार्ट करने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि पावर शेयरिंग होती क्या है. सो पावर शेयरिंग इट इज़ अ सिस्टम ऑफ पॉलिटिकल अरेंजमेंट in which power is shared between different organs of government or different level of government or different political parties. Okay, now our first case study is from Belgium. तो पहले ये देख लेते हैं कि बेल्जियम वर्ल्ड में कहाँ है. तो यहाँ है आपका बेल्जियम. ओके, और श्रीलंका जो कि हमारी दूसरी केस स्टडी होने वाली है वो आपका यहाँ पर है. ओके, so let's start with the first case study from Belgium. Now, तो पहले हम बात कर लेते हैं बेल्जियम की जोग्राफिकल पोजीशन की. बेल्जियम इज अ स्मॉल कंट्री इन यूरोप बॉर्डर्ड बाय द फ्रांस, द नीदरलैंड, देन योर जर्मनी एंड लग्जमबर्ग. तो ये जो बेल्जियम है वो 4 कंट्री से कवर है और कंट्रीज आपकी है नीदरलैंड, जर्मनी, लग्जमबर्ग एंड फ्रांस. नेक्स्ट we will talk about area and the population of Belgium. So if we compare Belgium with Haryana, अगर हम बेल्जियम को हरियाणा से कंपेयर करते हैं तो it is a small in area than the Indian state of Haryana and it has a population of little over 1 crore, about half the population of Haryana. अगर हम कंपेयर करते हैं बेल्जियम को तो बेल्जियम जो है हरियाणा से भी छोटा है एरिया वाइज और साथ ही साथ जो यहाँ की पॉपुलेशन है वो 1 करोड़ है. इट मीन्स कि हरियाणा की अगर 2 करोड़ पॉपुलेशन है तो बेल्जियम की 1 करोड़ पॉपुलेशन है. ओके, नाउ थर्ड वन इज योर एथनिक कॉम्पोजिशन. सो बिफोर वी मूव ऑन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द मीनिंग ऑफ एथनिक. सो एथनिक इट मीन्स अ सोशल डिविजन बेस्ड ऑन shared culture or a group of people that have similarities with each other with respect to culture, language, history or society, and they often share similar rituals, religions and etc. Okay, it means कि जो social division है वो totally based होता है culture पर. Okay, so let's start with the ethnic composition of Belgium. और बेल्जियम को स्टार्ट करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि बेल्जियम जो है वो 2 रीजन में डिवाइडेड है. वन इज द फ्लेमिश रीजन एंड द अनदर वन इज वेलोनिया रीजन. ओके, नाउ द कंट्रीज टोटल पॉपुलेशन 59% लिव्स इन फ्लेमिश रीजन एंड दे यूजुअली स्पीक डच लैंग्वेज एंड द अनदर 40% दे लिव इन वेलोनिया रीजन एंड दे स्पीक फ्रेंच लैंग्वेज. ओके, सो जो 59% जो फ्लेमिश रीजन में रहते हैं वो तो डच लैंग्वेज बोलते हैं और जो हमारे 40% जो लोग हैं जो कि वॉलोनिया रीजन में रहते हैं वो फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं.
अब जो बाकी बचा 1%, क्योंकि अगर हम टोटल करें 59 और 40 तो देन इट विल बिकम 99%. देन 1% they speak German. Okay, now let's talk about the capital of Belgium. So in the capital city, Belgium's capital is Brussels, and in capital city 80% people speak French and while 20% are Dutch speaking people. तो अगर हम ब्रसेल की बात करें, ब्रसेल्स की जो कि बेल्जियम की कैपिटल है, यहाँ पर सिस्टम थोड़ा सा उल्टा है. जो कंट्री में मेजॉरिटी में है वो ब्रसेल यानी कि कैपिटल सिटी में माइनॉरिटी में है. वहाँ पे अगर हम कंट्री की बात करें तो कंट्री में डच जो है वो ज़्यादा है और जो फ्रेंच है वो कम है. लेकिन कैपिटल सिटी में क्या है, जो फ्रेंच है वो ज़्यादा है और डच स्पीकिंग लोग कम है. ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है. नाउ सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपको याद रखने हैं. इन ब्रसेल्स Dutch speaking people are in a minority which is the opposite for the rest of the country where they are in majority. Now अगर हम बात करें तो अभी हमने थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया कि जो ब्रसेल्स है और जो आपकी कंट्री है वहाँ पे थोड़ा सा वाइस वर्सा, थोड़ा उल्टा सिस्टम चल रहा है. कंट्री में जो मेजॉरिटी में है वो कैपिटल में माइनॉरिटी में है और जो कैपिटल में मेजॉरिटी में है वो कंट्री में माइनॉरिटी में है. Okay, so the minority population of French speaking people was relatively rich and powerful than the Dutch speaking people. जो French speaking people है, अगर हम compare करें उनको Dutch speaking people से, Dutch speaking लोगों से, तो वो थोड़े rich और थोड़े powerful हैं. ठीक. Now our third point is the majority community were given benefits of economic development and education much later, and this led to the tension between the Dutch speaking people and French speaking communities in 1950s and in 1960s. 1950s और 1960s में जो था वो टेंशन बिल्डअप होना शुरू हो गया क्योंकि जो मेजॉरिटी कम्युनिटी थी उनको जो बेनिफिट्स दिए गए वो काफ़ी देर में दिए गए. ओके, सो टेंशन वॉज मोर acute in Brussels and the Dutch speaking people constituted a majority in the country but minority in the capital. So vice versa, जो Dutch speaking people हैं वो कंट्री में मेजॉरिटी में थे लेकिन माइनॉरिटी में थे कैपिटल में, और जो हमारे फ्रेंच स्पीकिंग पीपल हैं वो माइनॉरिटी में थे कंट्री में और मेजॉरिटी में थे कैपिटल में. ओके, अब जो ये टेंशन है वो किस तरह से बढ़ी और किस तरह से यहाँ की गवर्नमेंट ने इसको हैंडल किया, ये सब चीज़ें हम देखेंगे बाद में. उससे पहले हम चलते हैं श्रीलंका की तरफ जो कि हमारी दूसरी केस स्टडी होने वाली है, और वहाँ चल के देखते हैं कि किस तरह से वहाँ की गवर्नमेंट ने या किस तरह से वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो रह रही है, क्या उनकी जोग्राफिकल पोजीशन है, किस तरह का एथनिक कॉम्पोजिशन वहाँ का है, क्या रिलीजन फॉलो करते हैं वो लोग और कितनी पॉपुलेशन है. ये सब चीज़ें अब हम देखेंगे ज़रा श्रीलंका में. ओके, सो let us compare this to the situation in another country. Now, Sri Lanka is an island nation just few kilometers off the southern coast of Tamil Nadu. अब जो श्रीलंका है वो इंडिया से कुछ ही किलोमीटर दूर है अगर हम इस पिक्चर में देखें. और now we will talk about the population. So it has about 2 crore people, about the same as in हरियाणा. अगर इसकी पॉपुलेशन, अगर हम श्रीलंका की पॉपुलेशन हरियाणा की पॉपुलेशन से कंपेयर करें तो कहीं ना कहीं दोनों की ही पॉपुलेशन बहुत सिमिलर है, बहुत सेम है. ओके, नाउ देन एथनिक कॉम्पोजिशन. एथनिक कॉम्पोजिशन, एथनिक का मतलब आपको पता ही है कि क्या होता है. सो एथनिक का मतलब है डिवीजन बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चर. सो अब यहाँ की एथनिक कॉम्पोजिशन ज़रा हम देख लेते हैं. 74% are Sinhala speakers, then 18% are Tamil speaker peoples, and this 18% include 13% of Sri Lankan Tamils and 5% of Indian Tamils. तो जो ये श्रीलंकन तमिल्स हैं 13%, ये नेटिव हैं, यानी कि जो पहले वहाँ रहते थे, जो वहीं के जो हैं वो यहाँ पे 13% हैं. और इंडियन तमिल्स यानी कि जो इंडिया से भेजे गए थे जब ब्रिटिशर्स का टाइम था, और जब ब्रिटिशर्स ने
प्लांटेशन वर्कर्स को और प्लांटेशन के लिए वर्कर्स को इंडिया से श्रीलंका भेजा था, तो ये उस टाइम के इंडियंस है जो कि वहीं रहकर वहीं काम करने लगे और वहीं पे बस गए, तो ये हो गए इंडियन तमिल्स। तो इस 18% में 13% तो है श्रीलंकन तमिल्स और 5% है इंडियन तमिल्स, ओके, और 74% है सिन्हाला स्पीकिंग पीपल, ओके। नाउ यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे 74% है सिन्हाला स्पीकर्स, देन 18% इंक्लूड बोथ श्रीलंकन तमिल्स एज वेल एज इंडियन तमिल्स, तो यहाँ पर वो हो गए आपके तमिल स्पीकर्स एंड 1% इज योर मुस्लिम्स। नाउ तो जो सेंटर का पार्ट है वहाँ पे सिन्हाला स्पीकिंग पीपल रहते हैं, और जो आपका ये नॉर्थ ईस्ट का जो साइड है यहाँ पर आपके तमिल स्पीकर पीपल रहते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रिलीजन। मोस्ट ऑफ द सिन्हाला स्पीकिंग पीपल आर बुद्धिस्ट, तो जो सिन्हाला स्पीकिंग पीपल हैं वो क्या है, वो बुद्धिस्ट हैं, और जो तमिलियंस हैं, मोस्ट ऑफ द तमिलियंस दे आर हिंदू और द मुस्लिम्स, and there are about 7% Christians who are both Tamil as well as Sinhalas. Okay, so just imagine what could happen in this situation. Like अगर हम बेल्जियम की बात करें तो बेल्जियम में फिर भी रेशियो जो था वो काफ़ी पास का था, यस, और अगर हम श्रीलंका की बात करें तो यहाँ पे जो रेशियो है वो काफ़ी ज़्यादा है। बेल्जियम में रेशियो जो था वो 59% और 40% का था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो जो परसेंट है वो 74%, 18% है। तो अब हुआ क्या, इन बेल्जियम द डच कम्युनिटी वुड टेक एडवांटेज ऑफ इट्स न्यूमेरिक मेजॉरिटी एंड फोर्स इट विल ऑन द फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन, बट इन श्रीलंका द सिन्हाला कम्युनिटी enjoyed an even bigger majority and could impose its will on the entire country. यहाँ पे श्रीलंका में क्या था, क्योंकि यहाँ पे 74% सिन्हाला स्पीकिंग पीपल थे, तो अब ये क्या करने लगे, ये अपनी चीज़ों को इम्पोज करने लगे माइनॉरिटी लोगों के ऊपर, जो कम थे, जो माइनॉरिटी थे, उनके ऊपर ही इम्पोज करना इन्होंने शुरू कर दिया। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में ये देखेंगे कि किस तरह से ये सिचुएशन को हैंडल किया दोनों कंट्री ने, और क्या चीज़ें हुई, क्या डिस्प्यूट्स हुए, पावर शेयर हुई कि नहीं हुई, किस तरह से गवर्नमेंट ने रिएक्ट किया, एक्ट किया, ये सब चीज़ें हम देखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियोस में। एंड आवर सेकंड पार्ट इज मेजॉरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। नाउ इससे पहले की वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह से श्रीलंका और बेल्जियम की पॉपुलेशन मेजॉरिटी और माइनॉरिटी में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज योर मेजॉरिटिज्म। So before move on, it is very important to know the meaning of majoritarianism. So it is a belief that the majority community should be able to rule a country in whichever way it wants by disregarding the wishes and needs of the minority. It means that it is a belief. एक बिलीफ है, ये सोचना है कि जो भी मेजॉरिटी में जो भी कम्युनिटी होती है वो कंट्री को रूल करेगी और साथ ही साथ लॉज बनाएगी सबके लिए, चाहे उसमें किसी की विशेष जो है, उनकी इच्छाएं जो है वो डिसएग्री करें वो लोग या डिसरिगार्ड करें, या फिर जो माइनॉरिटी की जो नीड्स हैं, जो बिलीफ हैं, उसको डिसरिगार्ड करें। लेकिन यहाँ पे चलती सिर्फ मेजॉरिटिज्म की ही है, जो मेजॉरिटी में कम्युनिटी होती है सिर्फ उन्हीं की बातों को माना जाता है। Now, Sri Lanka became independent country in 1948. It means just after India. जैसे ही इंडिया 1947 में आज़ाद हुआ, उसी के एक साल बाद जो श्रीलंका है वो भी 1948 में आज़ाद हो गई। And after that independence only, they immediately adopted measure to impose Sinhala supremacy. और आज़ाद होने के जस्ट बाद ही उन्होंने वहाँ पर सिन्हाला सुप्रीमेसी इम्पोज करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि जो लड़ाई हुई थी और जो इंडिपेंडेंस इनको मिली उसमें ज़्यादा जो हाथ था, जो ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था वो सिन्हालास का था। तो इसलिए सिन्हालास ने सोचा कि अपनी सुप्रीमेसी को इम्पोज किया जाए माइनॉरिटी के ऊपर। देन द लीडर ऑफ द सिन्हाला कम्युनिटी sought to secure dominance over government by virtue of their majority, and as a result the democratically elected government adopted a series of majoritarianism measures to establish सिन्हाला सुप्रीमेसी। नाउ व्हाट स्टेप दे हैव टेकन, क्या क्या स्टेप्स उन्होंने लिए सिन्हाला को सुप्रीमेसी पावर बनाने के लिए। सो द स्टेप्स आर डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट, सिन्हाला कम्युनिटी डोमिनेटेड द मिनिस्टर्स, यानी कि जो गवर्नमेंट थी वो
सिन्हाला की जो गवर्नमेंट थी उसको बना दिया गया. देन इट मेड Sinhalese the official language of the country by the Act 1956, and in this they totally ignored Tamilian. अब 1956 में एक एक्ट पास हुआ जिसके थ्रू और जिसके तहत जो सिन्हालीज थे, जो सिन्हाली था, जो सिन्हाला था वो ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया और इसके साथ ही साथ जो तमिलियंस थे उनको टोटली इग्नोर कर दिया गया. इट मेड अ प्रेफरेंशियल पॉलिसी टू फेवर सिन्हाला स्पीकिंग पीपल, और साथ ही साथ बहुत सारी पॉलिसीज़ भी बनाई गई जो कि पूरी तरह से सिन्हाला के फेवर में थी. लाइक जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स होती थी या जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते थे वहाँ पे जो फेवर जो मिलता था, जो प्रेफरेंस जो दी जाती थी वो सिन्हाली स्पीकिंग और सिन्हाला स्पीकिंग पीपल को दी जाती थी. एंड लास्ट इज दैट इट प्रमोटेड एंड प्रोटेक्टेड बुद्धिज्म. इन्होंने क्या किया हमें पता है क्योंकि हमने पहले अपनी वीडियो में देखा था. जो श्रीलंका है और श्रीलंका में जो सिन्हाली लोग हैं वो बुद्धिज्म रिलीजन को फॉलो करते हैं. तो जो इनका कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफिशियल लैंग्वेज सिन्हाली रहेगी, ये मेंशन था. साथ ही साथ इनको बहुत सारे प्रेफरेंसेस दिए जाएंगे गवर्नमेंट जॉब में, एजुकेशन इंस्टीट्यूट में. और लास्ट जो है ये कि इनके कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी लिखा था कि ये जो है वो टोटली बुद्धिज्म को प्रमोट करेंगे, उसे प्रोटेक्ट करेंगे. ओके, नाउ सिन्हाला जो थी वो एक सुप्रीमेसी पावर बन चुकी थी, लेकिन हमें ये भी पता है कि उस कंट्री में तमिलियंस भी थे. अब रिजल्ट क्या रहा, क्योंकि तमिलियंस जो है वो चुप तो रहेंगे नहीं, तो अब रिजल्ट क्या रहा अब वो देखते हैं. नाउ द तमिल फेल्ट alienated. Alienated means neglected. So they felt neglected. And for example, अगर स्कूल में कोई टीचर आपको गेम खिलाती है और कुछ बच्चे हैं कहते हैं कि हम फुटबॉल खेलेंगे, कुछ कहते हैं कि हम बास्केटबॉल खेलेंगे, तो फुटबॉल वाले जो बच्चे हैं वो मेजॉरिटी में हैं और बास्केटबॉल वाले जो बच्चे हैं माइनॉरिटी में. तो टीचर प्रेफर करती है कि ठीक है आज हम फुटबॉल खेल लेते हैं, कल हम बास्केटबॉल खेलेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जो एक तरह से जो मैम ने डिसीजन लिया वो मेजॉरिटी की तरफ लिया. ठीक, तो यानी कि मेजॉरिटिज्म. तो सेम वही चीज़ हो गई कि तमिल फेल्ट alienated, they totally felt neglected because no respect or recognition was given to their language, culture and religion. क्योंकि उनको कोई भी रिस्पेक्ट नहीं दी जा रही थी और ना ही कोई उनको रिकॉग्नाइज कर रहा था उनके लैंग्वेज से, ना कल्चर से और ना रिलीजन से. इन शॉर्ट जो सिन्हाली सुप्रीमेसी थे, जो सिन्हालास थे, उन्हें तमिलियन से कुछ भी लेना देना नहीं था. They began a struggle for equality in job, entry to the university, recognition of their language and culture. अब क्योंकि हमें पता है, हमने पहले ही देखा कि किस तरह से सिन्हाला सुप्रीमेसी बनी और किस तरह से उनको हर जगह फेवर किया जा रहा था, हर जगह उनको प्रेफरेंस दी जा रही थी. तो इन्होंने भी स्ट्रगल शुरू किया जॉब्स के लिए, यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए, अपनी लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज कराने के लिए, अपने कल्चर को रिकॉग्नाइज कराने के लिए. ये सारे के सारे स्ट्रगल इन्होंने शुरू किए. एंड स्लोली द कॉन्फ्लिक्ट चेंज इनटू अ डिमांड फॉर अ रीजनल ऑटोनॉमी. और धीरे धीरे करके जो स्ट्रगल था इसने धीरे धीरे करके ये थोड़ा चेंज हुआ और ये जो चेंज था वो कॉन्फ्लिक्ट में चेंज हो गया. और जो तमिलियंस थे उन्होंने अपना खुद का एक रीजन मांगा, खुद का रीजन जो है वो डिमांड करना शुरू कर दिया इन्होंने. द डिमांड वॉज इग्नोर्ड. नाउ जो सिन्हालास थे उन्होंने क्या किया, इनकी जो डिमांड थी उसको इग्नोर कर दिया और जो कॉन्फ्लिक्ट था वो और भी ज़्यादा सीवियर हो गया. द कॉन्फ्लिक्ट बिकेम मोर सीवियर. अब जैसे आपकी कोई किसी चीज़ को मना कर देगा कि हम ये नहीं करेंगे, तो नेक्स्ट टाइम आप क्या करोगे, आप कुछ ज़्यादा बड़ा करोगे नेक्स्ट टाइम. ठीक है, सो एंड बाय द 1980s द तमिलियन डिमांड हैड चेंज्ड. और 1980s आते आते जो तमिलियंस का जो डिमांड था, पहले तो एक रीजनल ऑटोनॉमी मांग रहे थे लेकिन अब जो था, अब इनका जो डिमांड था वो चेंज हो गया. एंड नाउ दे वांटेड तमिल इलम इन द नॉर्थ एंड ईस्ट. इलम मीन्स स्टेट, इलम का मतलब होता है स्टेट. तो दे डिमांडेड फॉर देयर स्टेट. एंड अगेन जैसे कि सिन्हालीज ने पहले डिमांड नहीं मानी, तो उन्होंने सेकंड डिमांड भी इनकी नहीं मानी, इनको तमिल इलम देने के लिए उन्होंने मना कर दिया. एंड जस्ट आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, सिविल वॉर. सो अ सिविल वॉर इंश्योर्ड एंड विच किल्ड थाउजेंड्स ऑन बोथ साइड. सिविल वॉर हुई. सिविल वॉर का मतलब होता है जो विद इन अ कंट्री हो, कंट्री के अंदर होता है जो, ठीक है, वहीं के लोगों के बीच में होता है. तो अब इसमें क्या हुआ, सिन्हालीज और तमिलियन के बीच में लड़ाई हुई और दोनों ही तरफ से जो लोग थे वो मारे गए.
and the flourishing economy of Sri Lanka has disappeared and the conflict has given a blow to social and cultural and economic life of Sri Lanka. अब क्या होता है, जब कभी भी सिविल वॉर होती है तो उससे उस कंट्री की जो सोशल लाइफ है वो भी डिस्टर्ब होती है, कल्चरली भी वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं और इकोनॉमी तो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब होती है। ठीक है, तो अब जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, जो ये सिविल वॉर हुआ, कहीं ना कहीं श्रीलंका की जो इकोनॉमी जो बहुत अच्छी से बढ़ रही थी वो क्या हुई, डिसअपियर होना शुरू हो गई इस कॉन्फ्लिक्ट के साथ। देन व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सिविल वॉर? सो सिविल वॉर, a violent conflict between opposing groups within a country that becomes so intense that it appears like a war। कंट्री के बीच में ही ऐसा कॉन्फ्लिक्ट हो जाना जो कि एक तरह से वॉर या फिर एक तरह से लड़ाई का रूप ले ले। तो कंट्री के अंदर जो होती है, विद इन अ कंट्री जो होती है, वो सिविल वॉर कहलाती है। थर्ड टॉपिक एंड दैट वन इज अकोमोडेशन इन बेल्जियम। इससे पहले की वीडियो में हमने देखा था मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका, किस तरह से वहाँ के जो सिन्हालीज थे वो सुप्रीमेसी इम्पोज करने लगे और किस तरह से माइनॉरिटी के लोगों को, जो माइनॉरिटी जो लोग थे, उनकी हर एक बात से डिसएग्री करने लगे, उनके विशेष को डिसरिगार्ड करने लगे। और अगर जैसा चैप्टर का नाम है पावर शेयरिंग, अगर वो पावर शेयर कर लेते तो शायद ऐसी सिचुएशन ना आती जो कि वहाँ पर आई थी, सिविल वॉर की सिचुएशन। और सिविल वॉर की सिचुएशन ना आती और साथ ही साथ वो क्या होते वहाँ पर एक हार्मोनियस वे में रहते, एक खुशी तरीके से वहाँ पर रहते। तो आज हमारा जो वीडियो होगा वो होगा अकोमोडेशन इन बेल्जियम। नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सी दैट हाउ बेल्जियम हैज़ टेकन स्टेप, किस तरह से बेल्जियम ने स्टेप्स लिए, किस तरह से बेल्जियम ने पावर शेयर करी, ये चीज़ हम इसमें पढ़ेंगे। सो द बेल्जियन लीडर्स दे हैड टेकन अ टोटली डिफरेंट स्टैंड, they have taken a totally different stand, and between 1970 to 1993 they amended their constitution 4 times to accommodate diversity, to accommodate every ethnic community, with the result that it did not suffer from a civil war, demands for autonomy or partition of country। तो एक अच्छी तरीके से, क्योंकि बेल्जियम जो थी वो एक डाइवर्स कंट्री थी और एक डाइवर्स कंट्री में जो डिसीजंस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा सोच समझ के लिए जाते हैं, जो कि श्रीलंका की गवर्नमेंट ने नहीं किया था। लेकिन बेल्जियम की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने डिसीजंस बहुत ज़्यादा सोच समझ के लिए, उनको जो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उसमें हर एक चीज़ को उन्होंने ध्यान में रखा। तभी 1970 से लेकर 1993 तक इसमें काफ़ी ज़्यादा अमेंडमेंट हुए थे। ओके नाउ, और इसका रिजल्ट ये रहा कि वहाँ पे सब लोग पीसफुली रहने लगे थे और साथ ही साथ वहाँ पे कोई सिविल वॉर नहीं हुई, कोई पार्टीशन नहीं हुआ। द अरेंजमेंट दे वर्कड आउट इज डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर कंट्री एंड it is very innovative. Here are some of the elements of the Belgian model. So these are the elements. First, equal numbers of ministers from Dutch and French speaking in central government. दोनों ही कम्युनिटी से, जो डच बोलते थे वो और जो फ्रेंच बोलते थे वो, दोनों ही कम्युनिटी से इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इन्होंने रखे सेंट्रल गवर्नमेंट में। एंड इफ़ यू हैव नॉट सीन माई प्रीवियस वीडियो देन प्लीज़ गो एंड सी, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, तो जाइए और उसको भी आप देखिए। तो इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स उन्होंने रखे दोनों ही कम्युनिटी के। देन सेकेंड, नो सिंगल कम्युनिटी कैन मेक डिसीजन फॉर इटसेल्फ ऑफिशियल। दोनों में से कोई भी कम्युनिटी जो है वो अपने आप डिसीजंस नहीं ले सकती है और अपने आप डिसीजन नहीं लेती थी, अकेले या फिर आप कहो यूनिलेटरली डिसीजन वो नहीं ले सकती। नो सिंगल कम्युनिटी कैन मेक डिसीजंस यूनिलेटरली। कोई डिसीजन अगर उनको लेना है तो दोनों को साथ में रह के लेना होगा। सो नेक्स्ट इज स्टेट गवर्नमेंट नॉट सबऑर्डिनेट टू सेंट्रल गवर्नमेंट। अब जो स्टेट गवर्नमेंट थी वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन नहीं थी। यहाँ पर ब्रसल्स गवर्नमेंट डू हैड इक्वल रिप्रेजेंटेशन। ब्रसल्स में भी क्या हुआ, जो मिनिस्टर्स थे वो इक्वल थे। डच से अगर 50% है तो फ्रेंच से भी 50% ही होंगे। जो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल है वो भी 50% और जो डच स्पीकिंग पीपल है वो भी 50%। नाउ एंड द लास्ट पॉइंट इज देयर इज अ वन मोर काइंड ऑफ गवर्नमेंट इज देयर एंड दैट वन इज
community government. In community government, this government is elected by the people belonging to one language community. अब community government में क्या होता है, ये जो community government है इसमें जो इलेक्शन होते हैं वो सेम लैंग्वेज कम्युनिटी के जो लोग होते हैं वो करते हैं. नाउ अब इतनी सारी चीज़ें होने के बाद ब्रसेल्स जो है वहाँ पे इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया. उसके बाद जो कंट्री है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वहाँ पे भी इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स रखे गए. उसके बाद कोई भी सिंगल कम्युनिटी जो थी वो अपने आप यूनिलेटरल डिसीजन नहीं ले सकती थी. स्टेट गवर्नमेंट जो थी वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन थी और साथ ही साथ कम्युनिटी गवर्नमेंट भी था. तो इतनी सारी अच्छी चीज़ें होने के बाद अब हमें ये देखना ज़्यादा ज़रूरी है कि इसका रिजल्ट क्या रहा. तो रिजल्ट की बात करें तो जाहिर सी बात है जब इतनी सारी चीज़ें अच्छी हो रही थी सिविल वॉर तो होगी नहीं. तो अब देखते हैं कि अच्छा क्या हुआ. सो कंट्री यूनाइटेड रिस्पेक्टिंग द फीलिंग ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज़ एंड रीजन्स. अब जो थी कंट्री वो यूनाइटेड हो गई और साथ ही साथ वो एक दूसरे की फीलिंग्स को रिस्पेक्ट करने लगे, एक दूसरे की कम्युनिटीज़ को रिस्पेक्ट करने लगे, एक दूसरे के रीजन्स को रिस्पेक्ट करना शुरू कर दिया उन्होंने. देन ब्रसेल्स चोजन एज हेडक्वार्टर्स ऑफ यूरोपियन यूनियन. अब जो ब्रसेल्स था उसको हेडक्वार्टर बना दिया गया यूरोपियन यूनियन का. मीन्स जो यूरोप की जो कंट्रीज़ हैं जो एक साथ आके डिसीजंस लेती हैं. तो व्हेन मेनी कंट्रीज ऑफ यूरोप केम टुगेदर टू फॉर्म अ यूरोपियन यूनियन, उस समय ब्रसेल्स वॉज चोजन एज इट्स हेडक्वार्टर. सो हेडक्वार्टर इट इज़ अ प्लेस वेयर एन ऑर्गेनाइजेशन इज कंट्रोल द पीपल हु वर्क देयर. तो ब्रसेल्स को क्योंकि बहुत ही शांति से यहाँ पे हर एक चीज़ हो रही थी इस वजह से ब्रसेल्स को यहाँ पर जो यूरोपियन यूनियन थी उसका हेडक्वार्टर बना दिया गया. एंड इट हेल्प टू अवॉइड सिविक स्ट्राइफ बिटवीन टू मेजर कम्युनिटीज़, जो कि हो सकती थी. सिविल वॉर हो सकती थी अगर डिसीजन मेच्योरली नहीं लिया जाता. अगर जो यहाँ के लीडर्स हैं अगर वो उसी तरह से करते जिस तरह श्रीलंका के जो लीडर्स थे उन्होंने किया तो शायद यहाँ पे सिविल वॉर होती. लेकिन क्योंकि यहाँ का डिसीजन जो था वो काफ़ी वाइसली लिया गया, काफ़ी मेच्योरली लिया गया और हर एक चीज़ों को ध्यान में रखकर यहाँ का डिसीजन लिया गया. इस वजह से क्या हुआ, यहाँ पे सिविल वॉर जो थी वो नहीं हुई और लोग यहाँ पर यूनाइटेड वे में रहने लगे. फोर्थ टॉपिक इज व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल. जैसे कि हमने पहले की वीडियोस में देखा था, हमने पहले जो 2 केस स्टडीज पढ़ी थी हमने उसमें देखा था कि दोनों ही कंट्रीज डेमोक्रेटिक थी, बेल्जियम और श्रीलंका. दोनों डेमोक्रेटिक थी, दोनों के लोगों के बीच में टेंशन भी थी. तो ऐसा क्या हुआ कि श्रीलंका में तो सिर्फ सिविल वॉर हुई और बेल्जियम में ऐसा कुछ भी नहीं. ऐसा क्या उन्होंने किया? तो जो बेल्जियम थी उन्होंने अपनी पावर्स को शेयर किया और जो श्रीलंका थी उन्होंने अपनी पावर को शेयर नहीं किया. तो जो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है वो यही है कि वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल. पावर शेयर करना क्यों इम्पोर्टेंट है और पावर शेयर करना क्यों समझदारी कहलाता है. Let's start. As why power sharing is desirable. So power sharing is a must in a democracy. Power sharing बहुत important है एक democratic country में और democracy में. अब power share आपने देख ही लिया कि क्यों important है. 2 case studies भी हमने पढ़ ली. And there are 2 sets of reasons which make power sharing desirable. और इसमें 2 main reasons हैं जो कि हम अब पढ़ेंगे. एंड द फर्स्ट रीजन इज प्रूडेंशियल रीजन एंड द सेकंड वन इज मॉरल रीजन. तो आगे बढ़ने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि प्रूडेंशियल रीजन क्या होते हैं और मॉरल रीजन क्या होते हैं. इसका मतलब क्या है? प्रूडेंशियल रीजन का मतलब है समझदारी भरा, समझदारी से जो डिसीजन लिया जाए. और मॉरल रीजन का मतलब होता है नैतिक रीजन, जो नैतिकता से लिया जाए. यस. The first point in our prudential reason is it reduces the possibility of conflict between different social group. अब जो है कोई भी डिसीजन अगर समझदारी से लिया जाता है तो कहीं ना कहीं जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनकी पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है और कम होती है. जैसे कि हमने श्रीलंका में देखा, समझदारी भरा वहाँ पे डिसीजन नहीं लिए गए थे, इस वजह से वहाँ पे सिविल वॉर हुई. लेकिन जो बेल्जियम है वहाँ पे डिसीजन काफ़ी सोच समझ के लिए गए और इससे क्या हुआ, वहाँ पे जो सिविल वॉर है वो नहीं हुई. तो
Prudential reason, it reduces the possibility of conflict between different social group and social conflict leads to violence, political instability. और अगर social conflict होगा तो जाहिर सी बात है कि violence होगा, political instability होगी, लोगों में लड़ाई झगड़े होंगे। तो जो prudential reason है ये कहीं ना कहीं conflict के या conflict को की possibility को कम करती है। Now the second point of this prudential reason is it prevents group from overstepping their rights to enhance their own power. अब जो है जो ग्रुप मेजॉरिटी में होते हैं उनको ओवरस्टेप करने से भी रोकती है। यहाँ पे कोई अपने आप को पावरफुल नहीं दिखा सकता। देन थर्ड, नो सिंगल ग्रुप कैन सबवर्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। पावर शेयरिंग यूनाइट्स द नेशन। कोई भी एक सिंगल ग्रुप कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंजेस नहीं कर सकता और ना ही उसको डैमेज कर सकता है। एज वी नो पावर शेयरिंग इट यूनाइट्स द नेशन। पावर शेयरिंग जो है वो नेशन को यूनाइट करता है। एंड आवर लास्ट पॉइंट इन दिस इज व्हेन पावर इज नॉट शेयर्ड इट ऑप्रेसेस द माइनॉरिटी एंड इवन द मेजॉरिटी इज रुइंड। इट मीन्स जब पावर शेयर नहीं करी जाती है तो कहीं ना कहीं जो माइनॉरिटी पीपल हैं वो अलाइनेटेड फील करते हैं, वो नेग्लेक्टेड फील करते हैं और साथ ही साथ जो मेजॉरिटी है वो भी रुइन हो जाती है क्योंकि मेजॉरिटी का जो मेजॉरिटिज्म है वो कितने टाइम तक रहेगा। तो इसलिए जब पावर शेयर नहीं करी जाती है तो माइनॉरिटी के साथ साथ जो मेजॉरिटी है वो भी कहीं ना कहीं उनका भी उत्पीड़न होता है। सो प्रूडेंशियल रीजन इट ब्रिंग्स अ बेटर आउटकम। इट ब्रिंग्स अ बेटर आउटकम और you may say a good outcome. So in short, it reduces or it helps to reduce the possibility of conflict between the social groups, and secondly it ensures the stability of political order. Now our second reason is moral reason. So moral means नैतिक। और डेमोक्रेसी बोलने से ही नहीं होता है कि हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक है, हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं। नहीं, डेमोक्रेटिक कंट्री तब होती है जब वहाँ पर पावर शेयर करी जाए, जब वहाँ पर फ्री और फेयर इलेक्शंस हों और जब वहाँ पर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज हो। तो जो मॉरल रीज़न है, दिस इज द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी कॉल्स फॉर पावर शेयरिंग। देन सेकेंड इज people who are affected by the policies must have a hand in shaping those policies. जो लोग अफेक्ट हो रहे हैं पॉलिसीज से, उनके पास भी राइट है कि वो जो पॉलिसीज है उनको या उसमें अपना योगदान दें। नेक्स्ट पॉइंट इन मॉरल रीजन इज सिटीजन्स पार्टिसिपेशन इज मस्ट। सिटीजन पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और वो हम पार्टिसिपेशन कैसे दिखाते हैं? थ्रू आवर वोट्स। नाउ फोर्थ पॉइंट, मॉरल रीजंस मेक पावर शेयरिंग एसेंशियल एंड वैल्यूएबल। और मॉरल रीजन से ही क्या जो हमारी पावर शेयरिंग है वो वैल्यूएबल बनती है। सो अगर इन शॉर्ट में हम कहें तो इट इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। पीपल हैव अ राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ टू बी गवर्नड एंड people participate in government. So this is the prudential and the moral reason of power sharing. तो ये था why power sharing is desirable. अब आपको पता चल गया होगा कि power sharing क्यों important है। Now, and as we know, India is a diverse country and we respect each other's faith and their views, and every individual contributes in forming or making policies. Therefore, it follows that in a democracy, political power should be distributed among as many citizens as possible. और जैसे power sharing has emerged in opposition to the notion of undivided political power. पहले के टाइम में माना जाता था कि गवर्नमेंट की पावर एक इंसान या ग्रुप ऑफ पीपल के पास रहेगी तो डिसीजन लेने में इजी होगा, और ये माना जाता था कि अगर पावर्स शेयर कर दी जाए तो डिसीजन लेना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा और डिसीजन लेने में प्रॉब्लम आएगी। लेकिन ये जो मानना था वो डेमोक्रेसी के आते ही बदल गया। डेमोक्रेसी का जो मेन प्रिंसिपल है
वो ये है कि on one basis or one basic principle of democracy is that people are the source of all political power. जो मेन जो सोर्स है पॉलिटिकल पावर का वो यहाँ के सिटीजन है. On the basis of that we have 4 types of power sharing. So first form of power sharing is power is shared among organs of government, or you may say horizontal power sharing. Second, power is shared among different levels of government. You may say this vertical power sharing or vertical division of power sharing. Third form of power sharing is power is shared among different social groups. And fourth, power is shared among political parties, pressure groups and movements in influencing those in power. Now, let's begin with the first form of power sharing. तो पहले पावर शेयरिंग की बात करते हैं. फर्स्ट पावर शेयरिंग जो है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग इज पावर इज शेयर्ड अमंग ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट. अब इनको थोड़ा ब्रीफ में देखते हैं कि सारी जो ये पावर शेयरिंग है ये पावर शेयर किन के बीच में होती है. सो फर्स्ट इज पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट. डिफरेंट ऑर्गन्स आर योर लेजिस्लेचर्स, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी. इसे हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग भी कहा जाता है. और इसमें जो पावर्स हैं, सच अ सेपरेशन इंश्योर दैट नन ऑफ द ऑर्गन कैन एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर. इसमें जो पावर्स होती हैं तीनों के पास, जो तीनों के पास पावर्स हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं और इसमें कोई भी ज़्यादा पावरफुल नहीं होता, सबके पास इक्वल पावर्स दी जाती हैं. थर्ड इज ईच ऑर्गन चेक्स द अदर. दिस अरेंजमेंट is called a system of check and balances. So although judges are appointed by the executives, they can check or to check the functioning of executive or laws made by the legislature. इसलिए इसको system of check and balances भी कहा जाता है. इसमें जो है ये एक दूसरे को चेक करते रहते हैं कि कहीं कोई अपनी पावर का गलत फ़ायदा तो नहीं उठा रहा है. Now our next form of power sharing is power can be shared among government at different level. A general government for the entire country and government at a provincial or regional level. It is usually called federal government. Now this different level of government, this is also known as vertical division of power sharing. तो पहले वाली जो थी वो हमारी horizontal power sharing थी और ये जो है हमारी वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग. इसमें जो पावर्स हैं वो वर्टिकली शेयर करी जाती हैं और जो हमारी पावर्स हैं वो यहाँ पर शेयर होती हैं यूनियन और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, देन स्टेट गवर्नमेंट एंड द लास्ट वन इज अ लोकल गवर्नमेंट. और लोकल गवर्नमेंट में हमारी म्यूनसिपैलिटीज़ और पंचायत आते हैं. ओके, नाउ जो कंट्री के लेवल पर जो गवर्नमेंट होती है वो तो हमारी कहलाती है यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, और जो हमारी प्रोविंशियल और रीजनल बेसिस पे होती है वो हमारी स्टेट गवर्नमेंट हो गई एंड इसको फेडरल गवर्नमेंट भी कहा जाता है. नाउ द गवर्नमेंट एट द प्रोविंशियल और रीजनल लेवल आर कॉल्ड बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट कंट्रीज. लाइक इन इंडिया इट इज नोन एज द स्टेट गवर्नमेंट एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर. तो सिर्फ 3 चीज़ें इसके अंदर आपको याद रखनी है. पहला, डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट. सेकेंडली, ये फेडरल गवर्नमेंट भी कहलाती है क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट में क्या होती है, पावर्स वर्टिकली शेयर करी जाती हैं. और इस फेडरल गवर्नमेंट के बारे में और फेडरलिज्म के बारे में हम अपने सेकेंड चैप्टर में और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे. ओके, सो फर्स्ट इज डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, सेकेंड फेडरल गवर्नमेंट एंड थर्ड वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर. ये 3 चीज़ आपको इसमें ध्यान रखनी है. नाउ नेक्स्ट इज आवर पावर में ऑल्सो बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स. अब जो पावर्स हैं वो अलग अलग सोशल ग्रुप्स में भी शेयर करी गई हैं. नाउ सच ग्रुप्स आर रिलीजियस एंड द लिंग्विस्टिक ग्रुप्स. रिलीजियस यानी कि रिलीजन के बेसिस पे जो ग्रुप्स बने हैं उन्हें भी पावर शेयर करी गई हैं और साथ ही साथ लिंग्विस्टिक ग्रुप. लिंग्विस्टिक मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेजेस. सो लैंग्वेज के बेसिस पे जो ग्रुप बना है उनके भी पास और उनको भी पावर शेयर करी गई हैं. सेकेंड इज द कम्युनिटी गवर्नमेंट. दिस इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ बेल्जियम एंड वी हैव रेड अबाउट दिस ऑल्सो कि जो हमारी बेल्जियम है
बेल्जियम में कम्युनिटी गवर्नमेंट थी। कम्युनिटी गवर्नमेंट कौन थी? जहाँ पर वही कम्युनिटी के लोग ही इलेक्ट करते थे अपनी गवर्नमेंट को। ओके, नेक्स्ट इज द सिस्टम ऑफ रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज। सो रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज मीन्स यहाँ पे जो रिजर्वेशन पॉलिसी है वो भी दिया गया, वहाँ पे भी पावर शेयर करी गई। इसके बारे में हमने क्लास 9th में भी पढ़ा था। सो इन दिस सोशली वीकर सेक्शन एंड वुमेन्स आर रिप्रेजेंटेड इन दिस। इसमें लाइक SC, STs, OBCs इनको रिजर्वेशंस दिए गए हैं जिससे कि ये अपने आप को अपलिफ्ट कर सके, अपने आप को एम्पावर कर सके सोसाइटी में। देन फोर्थ इज दिस मेथड इज यूज्ड टू गिव माइनॉरिटी कम्युनिटीज अ फेयर शेयर इन पावर। और इस वजह से क्या है, जो भी हमारे माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं उनको एक फेयर चांस मिलता है सोसाइटी में, so that they would not feel alienated. So this method is used to give minority community a fair share in power. Now our last form of power sharing is power sharing arrangement can also be seen in the way political parties, pressure group and movements control or influence those in power. So first point in this is power is shared among different political parties that represent different ideology and social group. जो powers है वो अलग अलग different political parties में distribute कर दी जाती हैं, divide कर दी जाती हैं, जिससे कि वो अलग अलग ideas, जो लोगों के ideas हैं उनको represent करें और social group को represent करें. In a democracy, citizens must have freedom to choose among various contenders of power. And we know in democracy जो लोग हैं they all are free, citizens are free to choose their representative. Then third, when two or more parties form an alliance to contest election, if their alliance is elected, they form a coalition government. Now coalition government, again we have read about this in class 9th also. coalition government इसको कहते हैं in हिंदी गठबंधन या फिर मिलीजुली सरकार। तो अब इसमें क्या होता है, जो मेजॉरिटी से वोट नहीं जीत पाते वो क्या करते हैं, दो माइनॉरिटी या फिर आप कहो जिनको कम वोट मिलते हैं वो दोनों एक साथ मिलकर एक पार्टी फॉर्म करते हैं और उस पार्टी को कहते हैं कोलिजन गवर्नमेंट। फोर्थ, इन अ डेमोक्रेसी वी फाइंड इंटरेस्ट ग्रुप्स सच एज दोज ऑफ ट्रेडर्स, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, फार्मर्स एंड इंडस्ट्रियल वर्कर्स। ये इंटरेस्ट ग्रुप कहलाते हैं। दे ऑल्सो will have a share in governmental power either through participation in governmental committees or bringing influence on a decision making process. So they also help or they also will have a share in governmental power. और इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है वो फिनिश होता है। So we have 4 types of power sharing. First is power is shared among different levels, different organs of government, and this organ is also known as horizontal power sharing. तो ये आपका क्वेश्चन भी आ सकता है कि horizontal power sharing और vertical power sharing क्या होती है। नेक्स्ट हमारा था power can be shared among governments at different level. Then third we have power may also be shared among different social groups, and the last one is the power sharing arrangement can also be seen in the way of political parties, pressure groups and movements. ये बहुत ही important topic है इस chapter का, इससे क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम आ जाता है। तो जो पॉइंट्स इसमें लिखे हैं अगर आप वही पॉइंट लिखेंगे या फिर उनको बहुत अच्छे से याद कर लेंगे तो भी आपके 5 नंबर कहीं नहीं गए। ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में बहुत ज़्यादा आया हुआ है और होपफुली ये आएगा भी। ओके, सो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना।